जिस दिन मुझे पता चलता है कि मैं एक नॉवल के अंदर आ गया हूं, और वो भी उस ट्रैशी फीमेल लीड के पिता के रूप में, सबसे पहला काम जो मैं करता हूं, मैं सीधा उठता हूं और अपनी बेटी के उस बेस्ट गाय फ्रेंड को जोरदार थप्पड़ मार देता हूं। फिर मैं पलटकर अपने होने वाले सन इन लॉ को देखता हूं और उसके सामने एक $100 मिलियन का चेक रख देता हूं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वही क्लीशे रैग्स टू रिचेस पावर फैंटेसी नॉवल है, और इसका मेल लीड मेरा सन इन लॉ एथन शॉ है। वो चोजन वन है जिसे शुरुआत में ही जिंदगी ने पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। और उसे तोड़ने वाला कौन? मेरी अपनी बेटी क्लोई स्टर्लिंग, बॉय क्रेजी, क्लूलेस और पूरी तरह बेवकूफ, सब एक साथ। इस नॉवल में वो एक स्नेक जैसे आदमी जूलियन वॉस के हाथों खेली जाती है। उसके लिए वो अपने ही पति एथन को क्रश कर देती है और आउटसाइडर्स के साथ मिलकर अपने ही फादर की कंपनी लगभग बर्बाद कर देती है। सबसे बुरा क्या है, असल में ओरिजिनल स्टोरी में मैं एक बूढ़ा सेनाइल फूल था। मेरी पत्नी जल्दी मर गई थी और मैंने अपनी बेटी को इतना स्पॉइल किया कि मैं हर बात में उस प्रिटी बॉय जूलियन की बातों में आ गया, और यहां तक कि मैं खुद भी एथन को दबाने में उनका साथ देता था। कह सकते हो एथन को जितनी भी तकलीफ मिली उसका आधा हिस्सा मेरे हाथों से आया था। लेकिन अब मैं वो नहीं हूं। जब मैं इस बॉडी में आया, मेरे ऊपर एक पूरा बिजनेस एम्पायर गिर पड़ा और मैं कई दिनों तक सो भी नहीं पाया। मैं पहले बस एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव था। इतनी बड़ी एम्पायर संभालना आसान नहीं था, लेकिन लक से ओरिजिनल बॉडी की मेमोरीज काफी थी, जिससे मैंने स्टर्लिंग ग्रुप को डूबने से बचा लिया। लेकिन उसी बीच एथन ने कुछ एक्स्ट्रा महीनों की सफरिंग झेली। अब कहानी अभी शुरू ही हुई है। सच कहूं तो मुझे अपनी बेटी को सेव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बस एक ही प्लान है, एक सही सक्सेसर ढूंढना, पूरी एम्पायर उसे सौंपना और जल्दी रिटायरमेंट ले लेना। मैं खिड़की से बाहर देखता हूं। रेस्तरां के अंदर क्लोई का चेहरा दिखता है, घमंड से भरा हुआ, पूरी तरह एंटाइटल्ड, और उसके सामने बैठा है एथन, उसका हस्बैंड। नॉवल के हिसाब से और मेरी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से भी ये लड़का असली टैलेंट है, स्ट्रॉन्ग, क्लीन, ऑनेस्ट। लेकिन मेरी बेटी ब्लाइंड है। अगले ही पल क्लोई पूरा ग्लास ऑफ लेमन वाटर एथन के चेहरे पर फेंक देती है। पानी उसके चेहरे से बहता हुआ नीचे गिरता है, लेकिन एथन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप हेड नीचे कर लेता है। और फिर वो स्नेक जूलियन आगे झुककर फेक कंसर्न दिखाता है। डोंट बी अपसेट, हम बात कर लेते हैं। मैं सिर पकड़ लेता हूं। क्या ये ग्रोन मैन है या प्रोफेशनल मैनिपुलेटर? मैं अकेला अंदर चलता हूं, कोई असिस्टेंट नहीं। दरवाजा खोलते ही पूरा रूम शांत हो जाता है। क्लोई मुझे देखती है और तुरंत चिल्लाती है, डैड, परफेक्ट टाइमिंग, मुझे डिवोर्स चाहिए इस लूजर से। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे उसे पूरा यकीन हो मैं हमेशा उसकी साइड लूंगा। जूलियन मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता हो ये गेम उसका है। मैं पहले उसे इग्नोर करता हूं, एथन की तरफ देखता हूं, हल्का सा नॉट देता हूं। एथन हैरान होता है और अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाता हूं। क्रैक, पूरा रूम फ्रीज हो जाता है। सबकी आंखें खुली रह जाती है, क्लोई भी, जूलियन भी, एथन भी। मैंने जूलियन को स्लैप मार दिया था, सीधा उसके चेहरे पर। वो अपना चेहरा पकड़ लेता है, हैरान, स्टन्ड। मैं कामली अपनी स्लीव ठीक करता हूं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लोई शॉक में चिल्लाती है, डैड, आपने जूलियन को मारा? आप पागल हो गए हैं क्या? मैं उसे देखता हूं, पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस। हाँ, चेहरा अच्छा नहीं लगा था। बस फिर मैं अपनी कोट से चेक बुक निकालता हूं और लिख देता हूं, $100 मिलियन डॉट। मैं वो चेक एथन की तरफ स्लाइड करता हूं। एथन की आंखों में जो थोड़ी सी रोशनी थी वो तुरंत बुझ जाती है। वो धीरे से चेक वापस मेरी तरफ कर देता है। उसकी आवाज शांत है लेकिन मजबूत। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं गरीब हूं लेकिन अपनी डिग्निटी बेचने वाला नहीं हूं। क्लोई तुरंत जूलियन की तरफ देखती है, जैसे उसे प्रूफ मिल गया हो। देखा, मैंने कहा था ये लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं इग्नोर करता हूं। मैं कामली बोलता हूं, ये 100 मिलियन है, इमोशनल डैमेजेस या फिर पॉकेट मनी समझ लो, खर्च कर लेना। क्लोई चौंक जाती है, 100 मिलियन? डैड, ये हमारा पैसा है। मैं फोन निकालता हूं और सामने ही डायल करता हूं। स्पीकर ऑन। वॉल्टर, मेरी बेटी के सारे कार्ड्स फ्रीज कर दो, सब। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, यस मिस्टर स्टर्लिंग। क्लोई का चेहरा ब्लैंक हो जाता है। डैड, आपने मेरे कार्ड्स फ्रीज कर दिए? मैं कैजुअली मेन्यू खोलता हूं। हाँ, वो पैसा मैंने कमाया है, तुम्हें देने का कोई रीजन नहीं है। क्लोई अब पूरी तरह टूट जाती है, चिल्लाती है, गुस्से में बाहर निकल जाती है, जूलियन को खींच कर ले जाती है। मैं आराम से डिनर खत्म करता हूं, शांति से। एथन सामने बैठा रहता है, कुछ खाया नहीं, और वो चेक अभी भी उसके पास पड़ा है। मैं उठता हूं, एथन भी उठता है। पार्किंग लॉट में वो अचानक मेरे सामने आकर रुकता है। मिस्टर स्टर्लिंग, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। मैं चेक की तरफ एक बार देखता हूं, फिर मैं उस लंबी बातचीत को स्किप करते हुए सीधा हाथ उठाकर
पीछे की तरफ इशारा करता हूं। बैक सीट में बैठो। एथन चौंक जाता है। क्या? मैं उसकी तरफ देखता हूं। ठंडी आवाज में, कुछ बातें यहां नहीं की जा सकती। बैठो, घर चलकर बात करेंगे। मैं कार का दरवाजा खोल देता हूं और उसे एक ऐसी नजर से देखता हूं जिसमें किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं रहती। विला पर वापस। वो वही विला है जहां मैं पिछले कई महीनों से रह रहा हूं और अब तक पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं किया। मैं बटलर को आदेश देता हूं, एथन को स्टडी रूम में ले जाओ। फिर मैं खुद शावर लेने चला जाता हूं। कुछ देर बाद मैं कैजुअल कपड़ों में स्टडी में आता हूं। एथन खिड़की के पास खड़ा है, गार्डन की तरफ देख रहा है। उसकी पीठ थोड़ी लोनली लग रही है। मेरी आहट सुनकर वो तुरंत मुड़ता है। मिस्टर स्टर्लिंग। फिर वही कंपोज्ड और डिग्निफाइड एक्सप्रेशन। मैं लेकर कैबिनेट खोलता हूं, 2 ग्लास विस्की निकालता हूं, एक उसे देता हूं। वो हाथ हटा देता है। मैं नहीं पीता। मैं हल्की सी हंसी के साथ कहता हूं, सीख लो, आगे बहुत बिजनेस डिनर्स है। हमेशा मैं तुम्हारी जगह शॉट्स नहीं ले सकता। मैं ग्लास उसके हाथ में रख देता हूं। वो कंफ्यूज्ड है। मेरी बात अभी भी उसे समझ नहीं आ रही। मैं सीधे सोफा पर बैठ जाता हूं। वो इडियट क्लोई फिर से डिवोर्स चिल्ला रही थी। तुम क्या सोचते हो? एथन धीमे से बोलता है। वो बस अभी मैच्योर नहीं हुई है। मैं ऑलमोस्ट विस्की बाहर फेंक देता हूं। ऑलमोस्ट 30 और मैच्योर नहीं हुई? ये लड़का सच में पेशेंस का लेवल अलग ही है। मैं उसे देखने लगता हूं और फिर बोलता हूं, पिछले साल याद है तुम डील बंद करके आए थे और इतना पी लिया था कि पेट से खून आने लगा। हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा था। मैं रुकता हूं। और क्लोई? वो जूलियन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। एथन का चेहरा थोड़ा और डार्क हो जाता है। मैं आगे बोलता हूं, तुमने जो प्रपोजल पूरी रात जाकर बनाया था, अगले दिन वही जूलियन के कंप्यूटर में था और उसने क्रेडिट ले लिया। एथन अब भी कुछ नहीं बोलता। मैं ठंडे स्वर में कहता हूं, तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी भी याद है? तुम घर अकेले थे और वो म्यूजिक फेस्टिवल में थी उस जूलियन के साथ। अब एथन की आंखें झुक जाती है। उसकी लिप्स टाइट हो जाती है। मैं उसे देखता हूं, एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट। एक आदमी के लिए तुम बहुत कुछ सह लेते हो। एथन कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूं और उसे थोड़ा प्रवोक करता हूं, या फिर तुम सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली के पैसे के पीछे हो? पहली बार एथन की आंखों में इमोशन आता है। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं हाथ उठा देता हूं। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा था। मैं सोफा से उठता हूं, उसके पास जाकर उसके शोल्डर पर हल्का हाथ रखता हूं। इन सालों में आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर मैं सीधे पूछता हूं, तुम सच में सोचते हो वो कभी बदल जाएगी? मत धोखा खाओ। लेपर्ड अपनी नेचर नहीं बदलता। एथन तुरंत बोलता है, सर प्लीज ऐसा मत बोलिए उसके बारे में। मैं तुरंत काट देता हूं। कैसा नहीं? वही जिसने तुम्हारे पैसों से किसी और को लिमिटेड एडिशन वॉच दिलाई। वही जिसने तुम्हें बीमार हालत में बैड लक कहा और उसी दिन किसी और के साथ डेट पर चली गई। मैं रुक जाता हूं। एथन के पास कहने को कुछ नहीं रहता। मैं लेकर कैबिनेट से एक फाइल निकालता हूं। डिवोर्स अग्रीमेंट डॉट, पहले से तैयार। मैं उसे टेबल पर स्लाइड करता हूं। पढ़ लो। एथन पन्ने पलटता है। हर लाइन के साथ उसका चेहरा और टाइट होता जाता है। आखिर में वो डॉक्यूमेंट वापस रख देता है। उसकी आंखों में वही पुराना शांत लेकिन दूर वाला लुक आ जाता है। उसकी नजर में मैं फिर वही सेनाइल ओल्ड फूल बन गया हूं जो अपनी बेटी के साथ मिलकर उसे फोर्स कर रहा है। तभी डोर जोर से खुलता है। क्लोई अंदर आती है। डैड, मेरे कार्ड्स क्यों फ्रीज कर दिए? आज बुटीक में मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मैं इंटरनली आंखें घुमा देता हूं और उसके पीछे वो फैमिलियर शैडो, जूलियन वॉस। क्लोई की नजर तुरंत एथन पर जाती है और वो एक्सप्लोड हो जाती है। परफेक्ट, एथन, यही तुम्हारा काम है ना? तुमने ही डैड के सामने मेरी बुराई की होगी। वो आगे बढ़ती है और सीधे उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करती है। खुद को देखो, तुम क्या हो और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें ऐसा कौन सा हिस्सा है जो स्टर्लिंग फैमिली के पैसों से नहीं आया? जूलियन ने जो कुछ भी हासिल किया है सब अपनी मेहनत से किया है। तुम उसकी बराबरी किस बात में कर सकते हो? तुम तो बस एक निकम्मे आदमी हो जो अपनी पत्नी के सहारे जी रहा है। उसी समय अभी अभी अंदर आया जूलियन मेज पर रखा डिवोर्स अग्रीमेंट देख लेता है और तुरंत आग में घी डालने लगता है। वो नकली सहानुभूति जताते हुए आह भरता है, क्लोई, ऐसा मत कहो। शायद एथन अभी भी स्टर्लिंग फैमिली की दौलत छोड़ नहीं पा रहा। देखा, मैंने पहले ही कहा था, इसका डिवोर्स से इनकार करना सिर्फ एक नाटक था। अंकल मार्कस ने इसे कुछ देने का वादा किया होगा, इसलिए अब ये डिवोर्स के लिए तैयार हो गया। आखिर डिवोर्स के बाद इसके पास बचेगा ही क्या? मैं चुपचाप ये सब देखता रहता हूं। फिर मेरी नजर एथन पर जाती है। सच कहूं, क्लोई की एक बात गलत भी नहीं थी। कहानी की शुरुआत में रीडर्स को भी एथन बहुत बेबस लगता था। उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी। वो आदमी उसके सामने उसे नीचा दिखा रहा था और एथन
बस सब कुछ चुपचाप सह लेता था। देखकर गुस्सा आता था। काफी देर तक चुप रहने के बाद एथन आखिर सिर उठाता है, धीरे से कहता है, तुम सही कह रही हो। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान ने साफ सुन लिया। डिवोर्स के बाद मेरे पास सच में कुछ नहीं बचेगा। वो कुछ पल रुकता है, फिर जूलियन को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन कम से कम मैं एक सामान्य आदमी हूं। मैं किसी शादीशुदा औरत के पीछे नहीं भागता। इतना सुनते ही जूलियन के चेहरे की नकली मुस्कान जम जाती है। क्लोई तुरंत गुस्से से फट पड़ती है। वो जूलियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एथन, क्या बकवास कर रहे हो? जूलियन तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। उसे मुझ पर तरस आया, क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे जैसे लूजर से हुई। तुम्हारा दिमाग इतना गंदा कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही क्लोई बोलना शुरू करती है, एथन फिर से चुप हो जाता है। लकड़ी के पुतले की तरह वही खड़ा रहता है। मैं अंदर ही अंदर आह भरता हूं। इस मेल लीड में लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। जब दोनों अपनी बातें पूरी कर लेते हैं, मैं आखिर बोलता हूं, हो गया। मैं उंगली से जूलियन की तरफ इशारा करता हूं। दूसरे आदमी की पत्नी को बहलाने वाला, हर दिन पति पत्नी के बीच फूट डालने वाला। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें लगता है किसी को कुछ समझ नहीं आता? फिर मैं क्लोई की तरफ देखता हूं। एक शादीशुदा औरत जो अपने ही पति को धोखा दे, अपने आशिक को घर लेकर घूमे और स्टर्लिंग फैमिली की ईस्ट मिट्टी में मिला दे, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि एथन की सोच गंदी है? तुम दोनों अभी मेरे नाम वाले अपार्टमेंट में साथ रह रहे हो, हर रात एक ही बेड पर सोते हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? बेशर्म, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है। मेरी बातें सुनकर क्लोई पूरी तरह सन्न रह जाती है। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। डैड, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? दूसरी तरफ एथन भी शौक में क्लोई की तरफ देखता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम उसके साथ रह रही हो? क्लोई बिना झिझक जवाब देती है। तो क्या हुआ अगर रह रही हूं? तुम तो लकड़ी के ठूंठ हो। तुम्हारे साथ कोई मजा ही नहीं। क्या मैं कहीं और जाकर खुश भी नहीं रह सकती? एथन की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। लेकिन तुमने तो कहा था तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ जाता है। मैं बीच में बोल पड़ता हूं। वो जो भी कहे, तुम हर बात पर यकीन कर लेते हो। अगर वो कह दे कि वो कूड़ा खाती है, तो क्या वो भी मान लोगे? इतना कहते ही मुझे एहसास होता है, ये उदाहरण थोड़ा अजीब हो गया। मैं वही बात खत्म कर देता हूं। एथन गहरी सांस लेता है, धीरे से मेज तक जाता है, डिवोर्स अग्रीमेंट उठाता है। ठीक है, डिवोर्स करते हैं। क्लोई अग्रीमेंट उठाकर एक नजर देखती है। अभी कुछ पल पहले तक वो गुस्से में थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। अग्रीमेंट पूरी तरह उसके पक्ष में था। एथन लगभग खाली हाथ जा रहा था। बिना किसी के कहे क्लोई तुरंत अपने बैग से पेन निकालती है और फौरन साइन कर देती है। फिर सबके सामने भविष्य की प्लानिंग शुरू कर देती है। जूलियन, कल ही गेस्ट रूम का सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगी। तुम वही शिफ्ट हो जाना। और एथन की कार, उसकी कीज एंट्रांस पर रखी है। अब वो कार तुम्हारी होगी। जूलियन मुंह से तो कहता है, क्लोई, ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैं उनकी प्लानिंग बीच में ही रोक देता हूं। इतनी भी क्या जल्दी है? फिर मैं क्लोई की तरफ देखता हूं। अच्छी तरह सोच लो, अगर ये डिवोर्स हो गया तो आज रात ही तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओगे। आज के बाद अपना खर्च खुद उठाना। और ये प्रिटी बॉय मेरे घर में दोबारा कदम नहीं रखेगा। क्लोई की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर अकड़कर बोलती है, ठीक है, हम चले जाएंगे। मेरे पास जूलियन है, वो मुझे इससे भी बेहतर जिंदगी देगा। एथन आखिरी बार क्लोई को देखता है, फिर चुपचाप साइन कर देता है। अग्रीमेंट पूरा होते ही क्लोई ऐसे बाहर निकलती है जैसे कोई बेकार चीज फेंक रही हो। वो जूलियन का हाथ पकड़ती है और बिना एक बार पीछे देखे सीधे बाहर चली जाती है। स्टडी रूम में अब सिर्फ एथन खड़ा था, बिल्कुल चुप, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। मैं उसे जल्दी नहीं करता, बस वो $100 मिलियन का चेक और एक डॉक्यूमेंट फोल्डर उसकी तरफ बढ़ा देता हूं। ले लो। एथन धीरे से मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। डैड, नहीं। मिस्टर स्टर्लिंग, अग्रीमेंट के मुताबिक मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूं। वो हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, अब मैं स्टर्लिंग फैमिली का सन इन लॉ भी नहीं हूं। आपके पास मुझे पैसे देने की कोई वजह नहीं बची। मुझे पता है, आप भी क्लोई की तरह हमेशा मुझे एक नाकाम इंसान समझते थे। वो हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों का दर्द छिप नहीं पाता। उसे इस हालत में देखकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ?
एक डिवोर्स हुआ और तुम्हें लगने लगा कि दुनिया खत्म हो गई। कितने कमजोर हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें सच में कम समझता हूं। एक ऐसे आदमी को जो हर दिन बस यही सोचता रहता है कि हर वक्त बस किसी औरत के पीछे भागते रहना, ये लूजर की निशानी है। एक आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मनी और पावर। जिस दिन तुम सबसे ऊपर खड़े हो जाओगे, उस दिन कौन सी औरत होगी जो तुम्हें नहीं चाहेगी? उस वक्त क्लोई खुद रोएगी और सिर्फ एक बार तुम्हारी तरफ देखने की भीख मांगेगी। मेरी बात खत्म होते ही एथन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है। वो मुझे दूर कर देखने लगता है, शौक और हैरानी दोनों एक साथ। शायद उसने आज तक ऐसा कोई पिता नहीं देखा था जो अपनी ही बेटी को पछताते हुए देखने के लिए इतना तैयार हो। मैं आगे कहता हूं, इन 3 सालों में स्टर्लिंग ग्रुप के लिए तुमने जो किया, मैंने सब देखा है। कंपनी में सबसे नीचे से शुरुआत की, 3 बड़े टेक प्रोजेक्ट्स की स्ट्रैटेजी तुमने लीड की और ग्रुप के लिए 9 फिगर्स से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। बस अफसोस, कुछ लोगों ने तुम्हारा पूरा क्रेडिट चुरा लिया। एथन की आंखें फैल जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं शांत स्वर में कहता हूं, मैं मार्कस स्टर्लिंग बिजनेस में कभी इमोशंस के आधार पर फैसला नहीं करता। ये $100 मिलियन दया नहीं है। मैं तुम पर दाव लगा रहा हूं, तुम्हारी काबिलियत पर। ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं उठकर फिर से विस्की डालता हूं और ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूं, अगर चाहो तो इसे मेरी निकम्मी बेटी की तरफ से तुम्हारी आखिरी इज्जत समझ लो। मैं ग्लास उसकी ओर बढ़ाता हूं, पी लो। आज के बाद क्लोई को भूल जाओ और स्टर्लिंग फैमिली के सन इन लॉ होने को भी। आज से तुम सिर्फ एथन शॉ हो, वो आदमी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। धीरे धीरे एथन की आंखें लाल हो जाती है। वो कांपते हाथों से ग्लास पकड़ता है और एक ही सांस में पूरी विस्की पी जाता है। विस्की की जलन उसके गले से उतरती है। वो 2-3 बार खांसता है, जैसे पिछले 3 सालों का सारा दर्द और सारी बेइज्जती एक साथ निकल गया हो। अगले दिन एथन स्टर्लिंग विला छोड़ देता है, बिना कोई तमाशा किए, बिना स्टर्लिंग फैमिली की एक सुई तक साथ लिए। दूसरी तरफ क्लोई और जूलियन भी अपना वादा निभाते हैं। दोनों मेरा घर छोड़ देते हैं, लेकिन कार्ड्स बंद होने और पैसे खत्म होने की वजह से क्लोई के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे जूलियन के छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में उसके साथ रहना पड़ता है और मैं आखिरकार चैन की जिंदगी जीने लगता हूं। फाइनेंशियल न्यूज पढ़ना, फिशिंग करना और धीरे धीरे अपनी रिटायरमेंट प्लान पूरी करना। लगभग 1 महीने बाद वॉल्टर मुझे रिपोर्ट दे रहा होता है। बातों बातों में वो कहता है, मिस्टर स्टर्लिंग, जूलियन इन दिनों काफी बिजी है। उसने एक टेक कंपनी रजिस्टर की है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। मैं हल्का सा भौं उठाता हूं। अच्छा, पैसा कहां से आया? वॉल्टर जवाब देता है, मिस क्लोई ने अपने सारे लक्जरी आइटम्स बेच दिए, करीब 20 से 30 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए और पूरा पैसा उसी कंपनी में लगा दिया। मैं बस सिर हिला देता हूं। समझ गया, इतना बेवकूफ इंसान अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। कुछ दिन बाद एक इंडस्ट्री समिट में मेरी मुलाकात जूलियन से होती है। महंगा सूट पहने, इन्वेस्टर से घिरा हुआ। वो अपने एआई प्रोजेक्ट की इतनी तारीफ कर रहा था कि बोलते बोलते मुंह से थूक तक उड़ रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, वो हाथ में ग्लास लिए मुस्कुराता हुआ मेरे पास आता है। अंकल मार्कस, काफी समय हो गया। उसकी नकली मिठास देखकर ही सिर दर्द होने लगता है। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी बोलता रहा, सुना है आपने हाल ही में ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज नाम के एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी एआई सेक्टर में। कितनी अच्छी कोइंसिडेंस है। मेरी वॉस टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशन अभी 100 मिलियन पहुंच गई है। वैसे ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज का क्या हाल है? उसकी हर बात में घमंड साफ झलक रहा था। मैंने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। तभी समिट का होस्ट स्टेज पर आता है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज के फाउंडर मिस्टर एथन शॉ, जो सिर्फ 2 महीनों में स्काईस्टार ग्रुप के साथ 5 या $10 बिलियन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हासिल कर चुके हैं। स्पॉटलाइट के नीचे एथन आराम से स्टेज पर चलता हुआ आता है। टेलर्ड सूट में वो पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट लग रहा था। हाँ, वो थोड़ा दुबला जरूर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों से वो पुरानी थकान और बेबसी पूरी तरह गायब थी। अब वहां सिर्फ कॉन्फिडेंस था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मैं हाथ में ग्लास लिए पास खड़े जूलियन का चेहरा देखने लगता हूं। उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। क्रैश! ग्लास जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। एथन की स्पीच शानदार थी। कोई बेकार के बसवर्ड्स नहीं, बस साफ लॉजिक और इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बेहद सटीक एनालिसिस। यहां तक कि मैं
जो पूरी कहानी पहले से जानता था। उसके लिए भी ताली बजाने का मन कर रहा था। स्पीच खत्म होते ही पूरा हॉल उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। एक के बाद एक इन्वेस्टर्स उससे हाथ मिलाने लगते हैं। यहां तक कि वही लोग जो पहले जूलियन के आसपास घूमते थे अब एथन के साथ खड़े थे। और जूलियन, वो एक कोने में अकेला खड़ा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सबके सामने उसकी एज़ उतर गई हो। उसे उस हालत में देखकर मैं आराम से अपने ड्रिंक का एक घूंट लेता हूं। तभी भीड़ के बीच एथन की नजर मुझ पर पड़ती है। वो बाकी लोगों को विनम्रता से जवाब देता है और सीधा मेरी तरफ चला आता है। मिस्टर स्टर्लिंग। उसकी आंखें अब पूरी तरह साफ थी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। मैं उसके कुछ कहने से पहले ही उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता हूं। बहुत बढ़िया किया। लेकिन तभी एक अनचाहा चेहरा बीच में आ जाता है। क्लोई। वो सीधे एथन का हाथ पकड़ लेती है, जैसे दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो। उसने आज बहुत सजादजा मेकअप किया हुआ था और जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी आवाज में बनावटी मिठास टपक रही थी। हनी, आज तुम कमाल के लग रहे थे। बस हनी शब्द सुनते ही, हनी, बस यही एक शब्द पूरे हॉल में सन्नाटा फैला देता है। चारों तरफ मौजूद लोगों की निगाहें तुरंत हमारी तीनों तरफ घूमने लगती है। हर किसी की आंखों में गॉसिप की चमक साफ दिखाई दे रही थी। क्या मैंने सही सुना? क्या यही स्टर्लिंग फैमिली की एरिस नहीं है जिसने डिवोर्स के लिए हंगामा मचा दिया था और एथन को लूजर कहा था? अब जब एथन इतना बड़ा आदमी बन गया है तो फिर उसी के पीछे भाग रही है। पहले इसकी अक्ल कहा गई थी, हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया। सच में अंधी निकली। एथन की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती है। वो बिना कुछ कहे अपना हाथ क्लोई की पकड़ से छुड़ा लेता है। उसकी आवाज ठंडी और बिल्कुल सपाट थी। मिस स्टर्लिंग, कृपया थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। एक पल के लिए क्लोई की मुस्कान जम जाती है, लेकिन अगले ही पल वो ऐसे सामान्य हो जाती है मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। वो मेरी तरफ मुड़कर शिकायत भरे लहजे में बोली, डैड, देखिए ना इसे। हमारी बस छोटी सी लड़ाई हुई थी। आप अपनी ही बेटी की तरफ से इसे समझाने की बजाय इसका साथ दे रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी छोड़ी। छोटी सी लड़ाई? ऐसी लड़ाई जो तुम्हें किसी दूसरे आदमी के बिस्तर तक ले गई? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जूलियन हाथ में 2 ग्लास लेकर मुस्कुराता हुआ बीच में आ गया। उसने एक ग्लास एथन की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराकर बोला, एथन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे सुना है तुम्हारी ल्यूमन टेक्नोलॉजीज ने वॉस टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बोरो किया है। खैर, जो भी हो, एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी सक्सेस देखकर मुझे खुशी है। एक मासूम बनने का नाटक कर रहा था और दूसरा उसी बहाने बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। दोनों की जोड़ी वाकई कमाल की थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि एथन ने हल्के से मुझे रोक दिया। वो जूलियन की तरफ देखकर आराम से बोला, ओ, बोरो किया है? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। अभी पिछले हफ्ते ही स्काईस्टार के मिस्टर रीड बता रहे थे कि वॉस टेक्नोलॉजीज नाम की कोई कंपनी पार्टनरशिप की बात करने उनके पास गई थी। वो थोड़ा रुका। जूलियन का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। एथन ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में आगे कहा, मिस्टर रीड ने कहा कि उनका प्रपोजल किसी स्कूल के बच्चे की समर होमवर्क जैसा था, पूरी तरह बेकार। उन्होंने तो मुझसे ये भी पूछा था कि आखिर कौन सी कंपनी में इतनी हिम्मत आ गई कि ल्यूमन की कॉपी करने लगी। मजेदार बात है ना, मिस्टर वॉस? एथन ने हल्के से अपना ग्लास उठाया। उसके होठों पर ठंडी सी मुस्कान थी। दुनिया सच में बहुत छोटी है ना? इतना सुनते ही जूलियन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। उसके बगल में खड़ी क्लोई के चेहरे पर भी पहली बार घबराहट दिखाई दी। मैं मन ही मन बेहद खुश था। आखिरकार मेरे लीड में भी थोड़ा दम आ ही गया। दोस्ती का नाटक पूरी तरह फेल होते ही क्लोई ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। वो मेरी तरफ देखकर नाराजगी से बोली, डैड, आप तो साफ साफ पक्षपात कर रहे हैं। आपने एथन में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी बेटी को कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया। जूलियन भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बिल्कुल अंकल मार्कस, आखिर क्लोई आपकी अपनी बेटी है। आपका ऐसा व्यवहार सच में उसे बहुत हर्ट करता है। इन दोनों की बेशर्मी देखकर मेरा मन हुआ यही माथा पकड़ लूं। असल वजह तो साफ थी, दोनों के पास अब पैसे नहीं बचे थे। जो लड़की पहले बिना सोचे समझे पैसा उड़ाती थी, वही आज मेरे कार्ड्स बंद होने के बाद अपना सारा पैसा जूलियन पर खर्च कर चुकी थी। और अब जब एथन कामयाब हो चुका था तो उससे देखा ही नहीं जा रहा था। मैंने बिना किसी नरमी के कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, जिस दिन डिवोर्स हुआ उसी दिन से तुम दोनों का मुझसे कोई संबंध नहीं रहा। मैंने एथन की तरफ इशारा किया। एथन आज जहां पहुंचा है वहां अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से पहुंचा है। फिर मैंने क्लोई और उसके बगल में खड़े जूलियन की तरफ देखा। मेरे होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। और तुमने तो बस एक आदमी का सहारा लिया, और वो भी ऐसा आदमी जिस पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। जूलियन का चेहरा तुरंत बदसूरत सा हो गया। क्लोई भी पूरी तरह चुप रह गई। उसका चेहरा कभी सफेद पड़ रहा था तो कभी लाल। उसने एक बार एथन की तरफ देखा जिसके चारों ओर लोग भीड़ लगाए खड़े थे। फिर उसने जूलियन की तरफ देखा
जिसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। आखिरकार उसने जबरदस्ती कहा, जूलियन बस अभी थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, टैलेंट में वो एथन से कहीं ज्यादा बेहतर है। इतना कहकर उसने जूलियन का हाथ पकड़ा और भीड़ को धक्का देते हुए वहां से निकल गई। लेकिन चाहे कोई भी देखता, उन दोनों की पीठ साफ बता रही थी कि ये पीछे हटना मजबूरी थी। उस इंडस्ट्री समिट के बाद ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज रॉकेट की तरह आगे बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ वॉस टेक्नोलॉजीज पर ल्यूमेन की कॉपी करने के आरोप साबित हो गए। अपनी कोई असली टेक्नोलॉजी न होने की वजह से वो जल्द ही पूरे इंडस्ट्री का मजाक बन गई। कंपनी का कैश फ्लो भी टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जूलियन ने हार नहीं मानी। उसने फिर से छिपकर गंदे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज के कोर टेक्निकल स्टाफ को पोच करने की कोशिश की। जैसे ही मुझे इसकी खबर मिली, मैंने बिना एक पल गवाए सीधे एथन के अकाउंट में $500 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। फोन पर एथन हैरानी से बोला, मिस्टर स्टर्लिंग, ये पैसे किस लिए? मैंने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, अपने एम्प्लॉइज को बोनस देने के लिए। बस इतना ही। अगले ही दिन ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज ने 10 बिलियन टैलेंट इंसेंटिव प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। कोर एम्प्लॉइज की सैलरी सीधे 3 गुना कर दी गई। कंपनी ने कार और हाउसिंग की सुविधा भी दे दी। ऊपर से स्टॉक्स और ऑप्शंस भी इतनी उदारता से बांटे गए कि एम्प्लॉइज के हाथ थक जाए। जैसे ही ये खबर बाहर आई, जूलियन जिस एक भी एम्प्लॉय को पोच करना चाहता था, उसे नहीं ला सका। उल्टा उसकी अपनी कंपनी का सबसे काबिल इंजीनियर उसी रात लैपटॉप उठाकर एथन की कंपनी में शामिल हो गया। ये खबर सुनते ही जूलियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी हालत ऐसी हो गई मानो गुस्से में खून की उल्टी कर दे। और उसके साथ रह रही क्लोई की जिंदगी भी पहले से ज्यादा मुश्किल होती चली गई। पहले वो लग्जरी कार्स में घूमती थी, अब सबवे की भीड़ में सफर कर रही थी। पहले नए नए डिजाइनर बैग्स खरीदती थी, अब सिर्फ शॉप की विंडो के बाहर खड़े होकर उन्हें तरसती निगाहों से देख सकती थी। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझे लगातार फोन करना शुरू कर दिया। हर कॉल में वही रोना, उसके पास पैसे नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, बस उसके कार्ड्स फिर से अनफ्रीज कर दूं। लेकिन मेरा जवाब हर बार एक ही होता, जरूर, जिस दिन तुम उस प्रिटी बॉय को छोड़ दोगी और घुटनों पर बैठकर एथन से माफी मांगोगी। जिस दिन एथन तुम्हें माफ कर देगा, उसी दिन तुम्हारे कार्ड्स भी वापस चालू हो जाएंगे। लेकिन हर बार जवाब में मुझे सिर्फ उसकी डांट ही सुनने को मिलती। वो मुझे दिलहीन बाप कहती और इल्जाम लगाती कि मैं उनकी ट्रू लव के बीच आ रहा हूं। ट्रू लव? नॉवल में तो शुरू से आखिर तक साफ लिखा है, जूलियन को क्लोई से कभी प्यार था ही नहीं। उसे सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली की दौलत चाहिए थी। और जिस दिन उसे समझ आ जाएगा कि क्लोई से अब कुछ नहीं निकल सकता, उसका अगला कदम होगा किडनैपिंग और रैंसम। लेकिन मेरी ये बेवकूफ बेटी आने वाली मुसीबत का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। आखिरकार एक बारिश भरी रात क्लोई और जूलियन दोनों मेरे विला के दरवाजे पर आ पहुंचे। दोनों सिर से पांव तक भीगे हुए थे, हालत बिल्कुल डूबे हुए चूहों जैसी थी। मुझे देखते ही क्लोई की आंखें लाल हो गई। डैड, जूलियन की कंपनी डूबने वाली है, प्लीज उसकी मदद कर दीजिए। बगल में खड़ा जूलियन भी तुरंत बेचारा बनने लगा। अंकल मार्कस, मेरे साथ जो होना है हो जाए, लेकिन मैं क्लोई को तकलीफ में नहीं देख सकता। बस एक आखिरी राउंड फंडिंग दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कंपनी को फिर से खड़ा कर दूंगा और एथन से भी आगे निकल जाऊंगा। मैंने दोनों को ऐसे देखा जैसे सामने दो जोकर खड़े हों। एथन से आगे निकलोगे? मैं हंस पड़ा। तुम्हें पता भी है अभी सीरीज अब पूरा होने के बाद ल्यूमेन की वैल्यूएशन कितनी है? दोनों एकदम चुप हो गए। मैंने 5 उंगलियां उठाई। 5 बिलियन। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। 5 बिलियन, ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, उन दोनों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में सच्चा डर और पछतावा दिखाई दिया। लेकिन जूलियन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत नया प्लान बना लिया। उसने क्लोई को उकसाया कि वो घर आकर मेरे ट्रेड सीक्रेट्स चुरा ले। फिर उन्हीं सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके मार्केट में एथन की कंपनी को शॉर्ट किया जाएगा। मैं सिक्योरिटी कैमरा की फीड पर अपनी ही बेवकूफ बेटी को देख रहा था। वो किसी चोर की तरह मेरी स्टडी उलट पुलट रही थी। फिर खुशी खुशी वही सीक्रेट फाइल उठाकर चली गई जिसे मैंने जानबूझकर वही रखा था। मेरा सिर और ज्यादा दर्द करने लगा। मैंने बिना देर किए पूरी सिक्योरिटी फुटेज सीधे एथन को भेज दी। इनकी चाल इन्हीं पर पलट दो, समझ गए? एथन का जवाब तुरंत आया, जी मिस्टर स्टर्लिंग। फिर एक बिल्कुल साधारण मंडे को जूलियन कुछ नासमझ बाहरी इन्वेस्टर्स को साथ लेकर अपनी तथाकथित इनसाइड इंफॉर्मेशन के भरोसे ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज को अग्रेसिवली शॉर्ट करने लगा। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही मैं और एथन मिलकर पूरी बाजी पलट चुके थे। उनकी हर शॉर्ट पोजीशन पूरी तरह खत्म हो गई। आखिरी पैसे तक सब डूब गया। जहां तक जूलियन की बात थी, दूसरों को बेवकूफ बनाकर जो पैसा उसने जुटाया था और क्लोई ने अपने बैग्स और ज्वेलरी बेचकर जो रकम इकट्ठी की थी, सबका सब खत्म हो गया। ऊपर से भारी कर्ज भी चढ़ गया। कुछ दिन बाद मुझे फाइनेंशियल न्यूज से पता चला कि जूलियन ऑफिशियली बैंकक्रप्ट हो चुका है। हेडलाइन देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। दी फॉल ऑफ अ जीनियस? नोप। फ्रॉम क्लाउन टू बैंकक्रप्ट इन जस्ट 1 मंथ। दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने पूरा आर्टिकल खोलकर पढ़ा।
मानना पड़ेगा, आर्टिकल काफी अच्छी तरह लिखा गया था। उसमें साफ साफ बताया गया था कि जूलियन कैसे एथन के नाम का सहारा लेता रहा, कैसे पब्लिक में उसकी बेइज्जती हुई, और आखिर कैसे मार्केट में खेलते खेलते उसने खुद अपनी कब्र खोद ली। सब कुछ एक एक करके लिखा हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार था कमेंट सेक्शन। मैं तो हंस हंस कर मर गया। बिजनेस की इसे पूरी समझ है, बस एक छोटी सी दिक्कत है, जहां जाता है वही पैसे डुबो देता है। अरे बेवजह मत कोसो, कम से कम स्टर्लिंग फैमिली की एरस से सारे हम्स बैग्स तो बिकवा ही दिए। ये भी कोई छोटी टैलेंट नहीं है। कमेंट सेक्शन में लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। मानना पड़ेगा, मार्कस स्टर्लिंग की चालें कमाल की थी। अपनी ही बेटी के साथ इतना सख्त व्यवहार किया कि उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मुझे तो क्लोई पर तरस आ रहा है। उसके पास सोने जैसा पति था, लेकिन उसने उसे छोड़कर चलते फिरते मुसीबत जूलियन को चुन लिया। अब देख लो, न बैग बचे न पैसा। इसे ही टफ लव कहते हैं। क्लोई जैसी लड़कों के पीछे पागल लड़की अगर जिंदगी की मुश्किलें नहीं देखेगी तो स्टर्लिंग ग्रुप कैसे संभालेगी उसके दिमाग से। उसे स्टर्लिंग ग्रुप दे दो, 3 साल के अंदर पुराने चालाक लोग पूरी कंपनी साफ कर देंगे। मुझे तो लगता है मार्कस स्टर्लिंग बहुत पहले ही उससे उम्मीद छोड़ चुका था। अंदर की खबर है कि मार्कस स्टर्लिंग का विदेश में एक गुप्त बेटा भी है। शायद ये सब उसी के लिए रास्ता बनाने का खेल है। अरे बेकार की अटकलें मत लगाओ। मेरी नजर में मार्कस स्टर्लिंग अपनी बेटी को सबक सिखा रहा है और साथ ही एथन को एक असली काबिल इंसान बना रहा है। आज एथन को देखो, उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। यही एक असली खिलाड़ी की सोच होती है। वो आखिरी कमेंट पढ़कर मैं हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप उसे लाइक कर दिया। लगता है अभी भी कुछ समझदार लोग बाकी है। उसी समय वॉल्टर एक फाइल लेकर मेरे पास आया। मिस्टर स्टर्लिंग, ये रही मिस्टर शॉ की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट, जैसा आपने कहा था। मैंने सिर हिलाया और फाइल ले ली। फाइल ज्यादा मोटी नहीं थी। कुछ ही पन्नों में एथन की 20 से ज्यादा सालों की पूरी जिंदगी लिखी हुई थी। बचपन से ही वो अनाथालय में पला बढ़ा था। बहुत मेहनती था। छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम नौकरी के सहारे उसने देश की एक नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वो स्टर्लिंग ग्रुप में सबसे निचले पद से नौकरी पर लगा। अपनी काबिलियत के दम पर जल्दी ही सबसे अलग नजर आने लगा। लेकिन क्योंकि वो सीधा साधा था और ऑफिस की राजनीति नहीं खेलता था, इसलिए उसका हक कई बार दूसरे लोग ले जाते रहे। बाद में इस शरीर के असली मालिक ने उसे चुन लिया। उसे लगा था कि उसकी किस्मत खुल गई, लेकिन असल में वो एक और मुसीबत में फंस गया। फाइल के आखिर में कुछ तस्वीरें भी लगी थी। एक तस्वीर उसके बचपन की थी। अनाथालय के बच्चों के साथ खड़ा एथन, ढीले ढाले पुराने कपड़े पहने, दुबला पतला सा, लेकिन उसकी आंखें जिद और उम्मीद से चमक रही थी। दूसरी तस्वीर उसके कॉलेज ग्रेजुएशन की थी। वो अकेला गाउन और केप पहने कैंपस के गेट पर खड़ा था और चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कान थी। मैंने तस्वीरों को ध्यान से देखा। साफ सुथरा अतीत, मेहनती, मजबूत इरादों वाला, देखने में भी ठीक ठाक, और सबसे बड़ी बात, बेहद तेज दिमाग। मेरी बेवकूफ बेटी से तो बिल्कुल अलग। वाकई मेहनती इंसान है और उत्तराधिकारी बनने के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार भी। कुछ दिनों बाद एक और बारिश भरी रात थी। बिजली लगातार गरज रही थी और तेज बारिश हो रही थी। मैं सोने ही वाला था कि वॉल्टर जल्दी जल्दी अंदर आया। मिस्टर स्टर्लिंग, आज मिस्टर शॉ पूरे दिन ऑफिस नहीं आए। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या हुआ? वॉल्टर कुछ पल चुप रहा। आज उनका जन्मदिन है। हर साल इस दिन वो खुद को पूरे दिन घर में बंद रखते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, उन्हें आज तक अपने माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि इसी दिन उन्हें अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। मैंने बिना कुछ कहे फाइल बंद कर दी। गाड़ी निकालो। एथन जिस अपार्टमेंट में रहता था वो मैंने ही उसे दिलवाया था। मैंने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर चमकती बिजली की रोशनी में बस इतना दिख रहा था कि एथन सोफे पर घुटनों को सीने से लगाए चुपचाप बैठा था। कमरे में खाली शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। मैंने लाइट नहीं जलाई। पास रखी अलमारी से विस्की की एक बोतल उठाई, उसके बगल में जाकर बैठ गया और चुपचाप पीने लगा। उसे जैसे मेरे आने का एहसास ही नहीं हुआ। मैं भी कुछ नहीं बोला, बस उसके साथ बैठकर पीता रहा। काफी देर बाद उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे वापस क्यों नहीं चाहा? क्या मुझ में कोई कमी थी? अब मैं बड़ा हो चुका हूं, पैसा भी कमा सकता हूं, फिर भी वो मुझे ढूंढने कभी क्यों नहीं आए? मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। जिस बच्चे को बचपन में अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता, बड़ा होकर वही इंसान खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। यही वजह थी कि एथन क्लोई जैसी लड़की के जाल में फंस गया था और खुद को बेकार समझने लगा था। मैंने उसे कोई दिलासा नहीं दिया, बस विस्की का एक घूंट लिया और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया। इन बातों के बारे में सोचने से क्या मिलेगा? क्या वो लोग तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिला देंगे? क्या वो तुम्हारी कोई डील पूरी करवा देंगे? जो वक्त तुम खुद पर तरस खाने में बर्बाद कर रहे हो, उसी वक्त को अपनी कंपनी को आईपीओ तक पहुंचाने में लगाओ। जिस दिन तुम अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करोगे, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि एथन शॉ को कोई नहीं रोक सकता। और तब
अगर तुम्हारे माता पिता कहीं होंगे तो पछतावा उन्हें होगा, तुम्हें नहीं। एथन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे। मैंने अपनी बोतल उसकी बोतल से टकराई, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे से खड़ा कर दिया। वो हैरानी से बोला, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे एक दिन ऑफिस न आने से मेरा कितना नुकसान हुआ? चलो, आज जितना काम छूटा है सब ओवरटाइम करके पूरा करो। कुछ पल के लिए एथन पूरी तरह चुप रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूं या सच बोल रहा हूं। मैं दरवाजे तक पहुंचा। हैंडल पकड़ते ही मुझे कुछ याद आया। बिना पीछे मुड़े मैंने कहा, हाँ, जन्मदिन मुबारक हो एथन। उस रात के बाद एथन जैसे पूरी तरह बदल गया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी अगुवाई में ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही पूरे उद्योग का सबसे चमकता हुआ नया सितारा बन गई। उधर मैं भी सही समय देखकर धीरे धीरे स्टर्लिंग ग्रुप की कई जिम्मेदारियां एथन को सौंपने लगा और मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक होती चली गई। मेरे दिन अब पहले से भी ज्यादा आराम से बीतने लगे थे। पता ही नहीं चला कि समय कब उड़ता हुआ साल के आखिर तक पहुंच गया। मैं घर पर आराम से अपने पसंदीदा रोजेस की ट्रिमिंग कर रहा था। तभी वॉल्टर जल्दी जल्दी मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर साफ तनाव था। मिस्टर स्टर्लिंग, कुछ हो गया है। मैंने पूरी तरह खिले हुए एक रोज को काटा लेकिन नजर तक नहीं उठाई। बोलो। मिस क्लोई। मिस क्लोई का किडनैप हो गया है। मेरे हाथ में पकड़ी शेयर्स वही रुक गई। जूलियन, क्या ये दोनों का कोई नया एक्ट है? अभी तक जो जानकारी मिली है उससे तो ऐसा नहीं लगता। वॉल्टर का चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने मैसेज भेजा है, 1 बिलियन की रैंसम मांगी है। साफ कहा है कि पुलिस को खबर दी तो मिस क्लोई को मार देंगे। मैंने शेयर्स नीचे रख दी और सामने खिले उस चमकदार रोज को देखते हुए सोच में पड़ गया। तो आखिरकार कहानी का ये हिस्सा भी आ ही गया। ओरिजिनल टाइमलाइन के मुताबिक ये सब अभी से 1 साल बाद होना था। लगता है मेरे आने की वजह से प्लॉट काफी पहले ही आगे बढ़ गया। सच कहूं, मुझे इसका थोड़ा इंतजार भी था। मैंने अपना फोन निकाला और एथन को कॉल किया। उधर काफी शोर था, जैसे वो किसी मीटिंग में हो। मिस्टर स्टर्लिंग, क्लोई का किडनैप जूलियन ने किया है। मैंने बिना कोई फालतू बात किए सीधे मुद्दे की बात कही। अगले ही पल उधर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद एथन की शांत आवाज सुनाई दी, एड्रेस। मैंने उसे एड्रेस भेज दिया और कॉल काट दी। वॉल्टर थोड़ा चिंतित होकर बोला, क्या हम सच में मिस्टर शॉ को अकेले भेज रहे हैं? अगर यही तो वो मौका है। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जब मेल लीड अपनी हीरो एंट्री करता है, पुलिस को खबर करो और मेरे सारे लोगों को भेजो। उस अबैंडन फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लो। वहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अंडरस्टूड। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अबैंडन फैक्ट्री के अंदर हल्की रोशनी थी। चारों ओर जंग और धूल की गंध फैली हुई थी। क्लोई एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर टेप लगी थी और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो अपने सामने खड़े उस आदमी को घबराई हुई नजरों से देख रही थी। गैम्बलिंग डेट और बैंक्रप्सी ने उसके चेहरे को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। जूलियन, मेरी तरफ देखो, मैं हूं। क्लोई, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। प्यार? जूलियन ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। क्लोई, जरा जाकर आईने में खुद को देखो। उस चेहरे और स्टर्लिंग फैमिली के नाम के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की से प्यार करता हूं? मैं तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके स्टर्लिंग फैमिली तक पहुंचना चाहता था। किसे पता था कि तुम इतनी बेकार निकलोगी। उस बूढ़े ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारे उस जिद्दी बाप ने समय पर पैसे दे दिए होते तो क्या मुझे यहां तक आना पड़ता? उसने क्लोई की ठुड़ी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। ये सब तुम्हारा बाप और वो निकम्मा एथन, तुम सबने मिलकर मुझे इस हालत में पहुंचाया है। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्लोई की आंखों से आंसू बहने लगे। झूठ? जूलियन ने फोन निकाला, मेरा नंबर डायल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। चलो, अभी पता चल जाता है कि तुम्हारे प्यारे डैडी को सच में तुम्हारी कितनी परवाह है। मार्कस स्टर्लिंग, पैसे तैयार है? 1 बिलियन। 1 सेंट भी कम हुआ तो अपनी बेटी की लाश लेने की तैयारी कर लेना। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरी बेटी सुरक्षित है। जूलियन ने फोन क्लोई के मुंह के पास कर दिया। डैड, मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा। सुना? जूलियन घमंड से हंस पड़ा। उसी पल धड़ाम, फैक्ट्री का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बाहर से टूटकर खुल गया। दरवाजे पर एथन अकेला खड़ा था। पीछे से आती रोशनी उसकी परछाई को और भी प्रभावशाली बना रही थी। उसे छोड़ दो। जूलियन एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल जोर से हंसने लगा। एथन, मैं तुम्हारी औरत की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं और फिर भी तुम उसे बचाने चले आए। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा पथेटिक हो। उसने अपनी पीठ के पीछे से चमकता हुआ डैगर निकाला और क्लोई की गर्दन पर रख दिया। एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वरना मैं इसे यही मार दूंगा। एथन वही रुक गया। उसने ठंडी नजरों से जूलियन की तरफ देखा। जूलियन, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। किडनैपिंग बहुत बड़ा क्राइम है। अगर तुमने इसे जारी रखा तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। क्लोई को छोड़ दो, मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम देश छोड़कर आराम से नई जिंदगी शुरू कर सको। ड्रामा बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि अभी मैं तुम पर भरोसा करूंगा? लेकिन आज जब तुम खुद चलकर यहां आए हो तो तुम दोनों यही मरोगे। इतना कहते ही जूलियन ने पूरी ताकत से डैगर क्लोई की गर्दन की तरफ घुमा दिया। क्लोई ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बेबसी में जोर से चीख उठी। एथन की आंखें एकदम सिकुड़ गई। सोचने का उसके पास एक पल भी नहीं था। उसने पास पड़ा एक मेटल ड्रम उठाया और पूरी ताकत से जूलियन की तरफ फेंक दिया। धड़ाम, मेटल ड्रम सीधे जूलियन के कंधे से टकराया। उसके हाथ का निशाना बस 1 इंच भर बदल गया। डैगर क्लोई की गर्दन काटने की बजाय सिर्फ उसके गाल को छूता हुआ निकल गया और वहां खून की एक पतली सी लकीर बन गई। दर्द और गुस्से से पागल हो,
चूंकि जूलियन ने तुरंत जमीन पर पड़ा एक स्टील पाइप उठा लिया और पूरी ताकत से एथन के सिर की तरफ घुमा दिया। एथन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नहीं बच पाया। स्टील पाइप जोर से उसकी बाएं बाह पर आकर लगा। ठाक! दर्द से एथन के मुंह से हल्की सी कराहन निकल गई। उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना छलक आया, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। दर्द सहते हुए वो सीधा जूलियन की तरफ झपटा। उसने दोनों हाथों से जूलियन की कमर पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल दोनों जमीन पर एक दूसरे से उलझकर भिड़ गए। लगभग उसी समय फैक्ट्री के चारों तरफ मौजूद सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ खुल गई। दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस आए। कुछ ही सेकंड में जूलियन को दबोच लिया गया और उसके हाथों में हैंडकफ्स डाल दी गई, लेकिन इसके बाद भी वो पागलों की तरह चीखता रहा। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा, एथन की बाह पर पहले ही कास्ट चढ़ चुकी थी। क्लोई उसके बेड के पास बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल और सूज चुकी थी। उसके गाल पर लगा जख्म साफ दिखाई दे रहा था। मुझे देखते ही जैसे उसे फिर से सहारा मिल गया हो, वो तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। डैड! मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे एथन के पास चला गया। कैसे हो? हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी हिम्मत पहले जैसी ही थी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपने असिस्टेंट से एक फाइल ली और सीधे जूलियन के लॉयर के सामने फेंक दी। जूलियन को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। किडनैपिंग के सारे सबूत बिल्कुल पक्के थे। फिर भी उसका लॉयर हॉस्पिटल तक आ पहुंचा था। वो चाहता था कि हम लीनियंसी लेटर जारी कर दें ताकि जूलियन की सजा कम हो सके। मैंने शांत स्वर में कहा, इसमें जूलियन के सारे रिकॉर्ड हैं, एम्बेजलमेंट, बिजनेस फ्रॉड और ओवरसीज मनी लॉन्ड्रिंग। उसे कह देना कि अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ने की तैयारी कर ले। लॉयर ने हैरानी से फाइल खोली। उसने मुश्किल से कुछ ही पेजेस पढ़े थे, लेकिन जितना आगे पढ़ता गया उसके माथे पर उतना ही पसीना आने लगा। उसका चेहरा भी पल पल गंभीर होता गया। आखिर में उसने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और मेरी तरफ झुककर बोला, मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग, एक बार फिर इस दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं। उसने सम्मान से फाइल वापस मेरी तरफ सरका दी और बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। आखिर पैसे लेकर केस लड़ना अलग बात है, लेकिन ऐसे पक्के सबूतों के सामने खुद अपनी कब्र में कूदना कोई समझदारी नहीं थी। सारा मामला खत्म होने के बाद मैंने पहली बार क्लोई की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसके होंठ कई बार हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैं समझ गया था, वो सिर्फ दो बातें कहना चाहती थी, सॉरी और थैंक यू। लेकिन उसका घमंड अब भी उन शब्दों को बाहर आने नहीं दे रहा था। उसे उस हालत में देखकर मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। चलो घर चलते हैं और एथन को आराम करने दो। उस किडनैपिंग वाली घटना के बाद क्लोई जैसे पूरी तरह बदल गई। उसने मेकअप करना छोड़ दिया, लग्जरी सामान खरीदना छोड़ दिया, बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दिया। ज्यादातर समय वो चुपचाप घर पर रहती और कभी कभी हॉस्पिटल जाकर एथन के लिए सूप ले जाती। हालांकि एथन ने एक बार भी उसका लाया हुआ सूप नहीं पिया। इसके बाद क्लोई मुझे बार बार फोन करने लगी। कभी एथन की पसंद नापसंद पूछती, कभी ल्यूमन टेक्नोलॉजीज की खबर लेती और कभी मुझसे कहती कि उसके कार्ड्स दोबारा चालू कर दूं ताकि वो एथन के लिए कोई गिफ्ट खरीदकर अपनी गलती की भरपाई कर सके। फोन पर उसकी बातें सुनकर मैं बस बेबस होकर सिर हिला देता। क्लोई, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? आज एथन अरबों का मालिक है। तुम जो छोटा मोटा गिफ्ट खरीदोगी, क्या सच में उसे उसकी जरूरत है? मेरी बात सुनकर क्लोई बिल्कुल चुप हो गई। कुछ पल बाद उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसे देखकर बस यही लगा, अगर आखिर में इतना पछताना ही था तो शुरुआत में ये सब किया ही क्यों? समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। कई मामलों में दोषी साबित होने के बाद जूलियन को उम्र कैद की सजा मिल गई। अब वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आने वाला था। उधर एथन की ल्यूमन टेक्नोलॉजीज देश की एआई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। उसकी वैल्यूएशन 100 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई थी। आज स्टर्लिंग ग्रुप का एनुअल गाला था और आज ही मैं अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला था। क्लोई भी वहां ही थी, सादे लेकिन बेहद सलीकेदार कपड़ों में। वो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी नजरें पूरे समय स्टेज पर खड़े एथन पर टिकी हुई थी। मैं जानता था उसके मन में अभी भी आखिरी उम्मीद बाकी थी। उसे लगता था अगर वो फिर से मेरा भरोसा जीत ले और स्टर्लिंग ग्रुप की वारिस बन जाए तो शायद एक दिन फिर एथन के साथ खड़ी होने का हक पा सकेगी। मैं स्टेज पर पहुंचा, माइक्रोफोन हाथ में लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। सबसे पहले मैंने मेहमानों का धन्यवाद किया, फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। आज मुझे 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी है। पहली, आज से मैं मार्कस स्टर्लिंग आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट ले रहा हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने देखा क्लोई की आंखें अचानक चमक उठीं। वो तुरंत सीधी होकर बैठ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। और दूसरी घोषणा। मैं कुछ पल रुका। मेरी नजर नीचे बैठे एथन पर जाकर ठहर गई। मेरी कभी कोई औलाद नहीं थी। ये हमेशा मेरी सबसे बड़ी कमी रही, लेकिन अब है। मैंने अपना हाथ एथन की तरफ बढ़ाया। आज से स्टर्लिंग ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी मेरे गोद लिए हुए बेटे एथन शॉ संभालेंगे।
अगले ही पल स्पॉटलाइट सीधे एथन पर जा पड़ी। वो अपनी सीट से खड़ा तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो पहले मुझे देखता, फिर पूरे हॉल को, मानो सोच रहा हो कि कहीं मैंने किसी और का नाम तो नहीं ले लिया। और दूसरी तरफ कोने में बैठी क्लोई ऐसी लग रही थी जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक ही पल में निकल गई हो। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, पूरी तरह टूट चुकी थी। गाला खत्म होने के बाद मैं बैकस्टेज में आराम से चाय पी रहा था। तभी क्लोई अंदर आई। इस बार न उसने रोना शुरू किया, न कोई हंगामा किया। वो बस चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब भी लाल थी, लेकिन उनमें पहले जैसी जिद नहीं थी। डैड, उसने बेहद शांत आवाज में कहा। अब मुझे सब समझ आ गया है। मैंने बस उसकी तरफ देखा। वो आगे बोली, मुझे समझ आ गया कि मैंने उस समय क्या खो दिया था। अब आपको मुझे डांटने की जरूरत नहीं है। उसने गहरी सांस ली और बहुत समय बाद उसकी आंखों में फिर से स्टर्लिंग फैमिली वाली गरिमा दिखाई दी। मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और एथन के पीछे भी नहीं जाऊंगी। आज से मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। एक दिन मैं आपके और एथन के सामने फिर खड़ी होंगी, मार्कस स्टर्लिंग की बेटी बनकर नहीं, एथन शॉ की एक्स वाइफ बनकर भी नहीं, बल्कि सिर्फ क्लोई स्टर्लिंग बनकर। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया, फिर मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैंने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, इसे अपने डैड की तरफ से स्पॉन्सरशिप समझ लो। लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे सच में आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बाहर बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। बिना पैसों के कहीं भूखी मत रह जाना। मेरी बात सुनकर वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराई और जिंदगी में पहली बार उसने मेरी तरफ आंखें घुमाई। मैं संभाल लूंगी। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसकी पीठ पूरी तरह सीधी थी। मेरे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। लगता है मेरी ये नालायक बेटी आखिरकार थोड़ी सी बड़ी हो ही गई। कुछ समय बाद क्लोई ने सचमुच अपने दम पर फैशन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। स्टोरी, आखिरकार मैं उस रिटायरमेंट वाली जिंदगी जीने लगा जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। पूरा दिन फिशिंग और आराम से वीडियोस देखते हुए निकल जाता। एक दिन मैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर बैठा आराम से डिनर कर रहा था। सामने बढ़िया सा वाग्यू स्टेक रखा था। मैं पहला टुकड़ा काटने ही वाला था कि अचानक वीडियो कॉल आ गई। स्क्रीन पर एथन था। उसकी नजर सीधे मेरी प्लेट में रखे खूबसूरत वाग्यू पर पड़ी और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गई। डैड, आप फिर से चोरी छिपे ये सब खा रहे हैं? डॉक्टर ने साफ कहा था कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इतना फैट वाला खाना बिल्कुल नहीं। और वीडियोस भी कम देखा कीजिए, आंखों पर बुरा असर पड़ता है। मेरे हाथ में पकड़ा नाइफ वहीं रुक गया। मैंने उसे नाराजगी से देखा। कल मैं गोल्फ खेलने जा रहा था तो तुमने वॉल्टर से कहकर मेरे गोल्फ क्लब्स ही रखवा दिए। कह रहे थे कमर में दर्द हो जाएगा। अब मैं एक पीस मीट भी नहीं खा सकता, वीडियो भी नहीं देख सकता। मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ, कोई जेल की सजा काटने नहीं। एथन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। डैड, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरी परेशानियां कौन संभालेगा? मैं हंस पड़ा। अरे बदमाश, अब मेरी ही बातें मुझे सुनाकर मुझे चुप कराते हो? मैं भी क्या करता। मेरे हिस्से में ऐसा कैपिटलिस्ट बेटा आया था जो हर वक्त मेरी ही चिंता करता रहता था। तभी एक असिस्टेंट मेरे पास एक लेटर लेकर आया। वो क्लोई का था। मिलन फैशन वीक और पेरिस फैशन वीक से भेजा गया था। मैंने लेटर खोला। अंदर उसकी बैकस्टेज वाली एक फोटो थी। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। फोटो के पीछे उसने कुछ लाइनें लिखी थी। डैड, मेरी चिंता मत कीजिए। पीएस, एथन का नया सूट मैंने ही डिजाइन किया है। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया, लेटर को एक तरफ रख दिया और स्क्रीन पर अब भी मुझे समझा रहे एथन की तरफ देखने लगा। धूप बिल्कुल सुहानी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुरा उठा। सब कुछ अब सही रास्ते पर था। हर किसी का भविष्य आखिरकार